स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। तो आज हमारा जो सेशन है हिंदी का कोड है BHDC 134, जो कि सेकेंड ईयर का कोड है। तो हमारा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा सेशन स्टार्टअप है, जो कि आपके इनकमिंग जो एग्ज़ाम है उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पुट आउट होंगे वो सारे क्वेश्चंस को मैं लेके आ गया हूँ, जो कि पर्टिकुलर इन्हीं क्वेश्चन की आप तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू गॉट इट 80+ मार्क्स इन योर एग्ज़ाम। सो आप सभी ध्यान से सुनिए और इसे अच्छे से कवर कीजिए और नोट डाउन जरूर कीजिए। तो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नमक का दारोगा शीर्षक कहानी का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये क्वेश्चन इसके बिना पेपर नहीं बनता, इसके बिना पेपर नहीं बनता और इसके बेस पे एक क्वेश्चन जरूर आता है कि नमक का दारोगा शीर्षक कहानी का उद्देश्य स्पष्ट अपने शब्दों में कीजिए। ठीक है, तो हमारा उत्तर बात कर लेते हैं। नमक का दारोगा प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी कहानी, जिसे हम सरल शब्दों में बोले तो ये समाज के एक आईने को प्रदर्शित करना चाहता है, जिसके एक तरफ धर्म के विजय होती है अधर्म के प्रति। जिसमें अगर हम बात बोल लेते हैं तो यहाँ पर एक वंशीधर नामक ईमानदार व्यक्ति होता है, जो कि एक दारोगा के पद पे विराजमान होता है, जिसके अंतर्गत इसी के नाम पे यह नमक का दारोगा। क्योंकि नमक का दारोगा शीर्षक का नाम इसीलिए पड़ता है स्टूडेंट्स, बिकॉज वंशीधर जो दारोगा था वो पर्टिकुलर जहाँ पे नमक बनता था, मतलब नदियों के किनारे, जो समुद्रों के किनारे नमक की व्यवस्था थी, वो उसकी ड्यूटी वहाँ थी। अब इस सिचुएशन में कोई भी गैरकानूनी तरीके से नमक को चुराने का प्रयास करता था तो उस स्थिति में वो वंशीधर का सामना करना पड़ता, इसीलिए नमक का दारोगा कहानी के रूप में रखा गया। अब उसके अंतर्गत हम बात बोल लेते हैं सरल शब्दों में। तो इस कहानी में एक अलोपी दिन कर्मचारी के रूप में जो है, अलोपी दिन जो कि एक अपने आप में ईश्वर का बोल सकते हो कि ये लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा मानता था कि जो भी है लक्ष्मी माँ ही सर्वोपरि है। लक्ष्मी के आगे सभी अपने घुटने टेक देते हैं, लक्ष्मी के आगे सभी अपने आप को बेच देते हैं। तो ये आपका पल आता है जब अलोपी दिन भ्रष्टाचारी रूप में गैरकानूनी तरीके से है नमक की तस्करी करते हुए पकड़ा जाता है, और पकड़ने वाला जो व्यक्ति है वह दारोगा वंशीधर ही था। ठीक है, अब उसी सिचुएशन में भ्रष्टाचारी अलोपी दिन ने वंशीधर को, मतलब लक्ष्मी माँ के रूप में जो है पैसे धन संपत्ति का लालच देते हुए अपने आप को छोड़ने के लिए कहा। लेकिन वंशीधर, जैसा कि हम बता दे रहे हैं कि वो एक ईमानदार दारोगा था, उसके अंतर्गत जो है उसकी जो जितनी भी निष्ठा पावन थी अपने कार्य को लेके, वो ईमानदारी के मार्गों पर चलते हुए नजर आ रहा था। ठीक है, तो इसी कहानी के मद्देनजर रखते हुए उसे हम नमक का दारोगा के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और जो कि जैसे कि हमारा शीर्षक है नमक का दारोगा, इस कहानी का यही सार है। इसका उद्देश्य इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर वंशीधर नाम एक व्यक्ति जो है पर्टिकुलर अपने कार्य के प्रति इतना ईमानदार है, जो तस्करी हो रहा है अलोपी दिन जो तस्करी कर रहा था नमक का, उससे छोड़कर पकड़कर और तथा अपने किसी भी तरीके का जो है उसके लालच में ना आकर अपने कार्य को निष्ठापूर्वक किया। इसी कारण से नमक का दारोगा कहानी का जो उद्देश्य है, एकमात्र उद्देश्य है कि समाज में जो चल रहा लालच और भ्रष्टाचारी है उसमें कुछ ऐसे व्यक्ति भी जो हैं जो अपने कार्य को, अपने कर्म को, अपने धर्म को ईमानदारी और निष्ठापूर्वक पूर्ण करते हैं। इसीलिए हम इस कहानी के शीर्षक का उद्देश्य हमारा एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में तथा एक तरफ भ्रष्टाचारी व्यक्ति के रूप में देखने को मिलता है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के निबंधों में कोई दो अंतर बताइए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतेंदु युग का जो टाइम पीरियड था 1850 से लेके 1900 तक जो है आपका भारतेंदु युग था, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से ही इस युग का नामकरण किया गया था। यानी कि भारतेंदु युग जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ही इस युग की शुरुआत की गई थी। इस युग को जन्मदाता जो माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही माना जाता है। तो देखिए,
इसमें अगर मैं बात बोलूँ तो ये आपके बात कर ली जाए द्विवेदी युग और भारतेंदु युग के निबंधों में अंतर की बात की जाए तो दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए, भारतेंदु युग के काल में वर्तमान परिस्थितियों की बात की जा रही थी, यानी कि भारतेंदु युग का जो काल था ना 1850 के बाद का जो काल था, उसमें वर्तमान में जो परिस्थितियां थी ना, उन परिस्थितियों के बारे में निबंध लिखा जाता था, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, बालमुकुंद गुप्त और राधाचरण गोस्वामी जैसे प्रमुख निबंधकारक थे, जिन्होंने भारतेंदु जी के निबंध के अनेक विषयों पर अपना मत दिया। उदाहरण के तौर पे कश्मीर कुसुम, ठीक है, उदय पुरोहित, कालचक्र, बादशाह दर्पण, ऐतिहासिक, वैद्यनाथ धाम, हरिद्वार, सरयू पार की यात्रा इत्यादि, ये सारे आपके भारतेंदु युग में लिखे गए निबंध है, जो कि इन्होंने इस युग में एक ही चीज़ देखने को मिलता है कि वर्तमान में जो चीज़ है, जैसे कि वैद्यनाथ धाम, ठीक है, हरिद्वार जैसे निबंध के रूप में जो है, इन्हें काल्पनिक तौर पे जो है वास्तविक रूप में लाने के लिए हमारे समाज में इन लेखकों के द्वारा निबंध लिखा गया था। अब इसमें आपके भारतेंदु युग में आपको एक चीज़ और देखने को मिलता है कि यहाँ के जो निबंध थे ना, वो सर्वेक्षणपूर्ण थे। सर्वेक्षणपूर्ण का मतलब ये होता है सर्वेक्षणपूर्ण के रूप में देखा जाता है, जो कि हम किसी चीज़ की व्याख्या ना करते हुए समाज में जो चीज़ है ना, उस चीज़ को प्रस्तुत करने की बात कर रहा था। क्योंकि समाज जो है उस समय क्या कौन सा था, हमारा जो टाइम पीरियड है 1850 के बाद का जो टाइम पीरियड है वो कैसा था। हमारा पहला एक स्वतंत्रता संग्राम जो आंदोलन है वहाँ पे छिड़ गया था 1857 में। अब उस 1857 में जो आंदोलन छिड़ा था, उस आंदोलन को सिखाने के लिए इस युग में जो है वास्तविक जीवन को समाज में लाने का प्रयास किया जा रहा था। यानी कि जो रियलिटी है, जो हमारे सामने नहीं था, उस भ्रष्टाचार को, उस अंग्रेजी सत्ता को खत्म करने का प्रयास हमारे लेखकों के द्वारा किया जा रहा था, हमारे कवियों के द्वारा, हमारे निबंध कारकों के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, तो ये था भारतेंदु युग। अब बात कर लेते हैं थोड़ा हम द्विवेदी युग के बारे में। तो देखिए, द्विवेदी युग का जो जन्म है ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी के रूप में हुआ, जो कि ये जन्म होता है 1900 से लेके 1918 तक ये युग माना जाता है। 1918 तक ये युग माना जाता है। बेसिकली इस युग में जो बात किया जाए तो इस युग में आचार्य जैसे देखने को मिले कवि, जो शिक्षा देना, समाज में नया सांस्कृतिक व्यवस्था को आगे बढ़ाना। ठीक है, द्विवेदी जी ने इन सभी बातों पर ध्यान दिया और कवि और कविता, प्रतिभा, साहित्य की व्यवस्था तथा क्रोध, भाव, संतोष, भावनात्मक हंस की व्यवस्था, जापान में पंतगंजबाजी जैसे निबंध इसमें लिखे गए। अब इन निबंधों में क्या चीज़ था, यानी कि द्विवेदी युग के निबंधों में क्या चीज़ था कि यहाँ पर ना जो जीवन नहीं है, उस वास्तविक जीवन को जैसे वहाँ पर था भारतेंदु युग में वास्तविक जीवन पे लिखा जा रहा था कि भाई हमारे देश में किस चीज़ जैसे सभ्यताएं हैं, संस्कृति है। तो यहाँ पर साहित्य व्यवस्था की बात की जाए तो लोभ, क्रोध, संतोष, भावना, यानी कि ये सब फीलिंग्स है। ये एक बोल सकते हो कि एक पर्सन का एक कैरेक्टर है कि भाई लोभ करना, भाई उसका संतोष पूर्वक भावना है, भाई वो बोल सकते हो कि क्रोध बहुत ज़्यादा करता है। ये मनुष्य का नेचर के ऊपर लिखा जाता था। ये निबंध जो है ज़्यादातर मनुष्य के नेचर के ऊपर, पर्टिकुलर नेचर के ऊपर लिखा जाता था। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है जो कि पर्टिकुलर कंप्लीट होता है। अब उसके बाद हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी निबंध साहित्य के विकास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का महत्व बताइए। यानी कि हिंदी जो निबंध है ना, उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या योगदान रहा, उसके बारे में बताना है। देखो, पहली बात ये ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो योगदान है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, उन्होंने हिंदी निबंध की भाषा और शैली पर बहुत ही
टकराव दिया, यानी कि जो हिंदी भाषा और शैली था ना उस पर बहुत ज़्यादा अपने मत रखे। रचनाकार का मानना था कि इन्होंने प्रारंभिक निबंध में प्रोणा व्यवस्था का मतलब होता है कि वृद्धा व्यवस्था की बात कर रहा है, ठीक है, जो हमारा एक यंग युग के बाद में जो टाइम पीरियड आता है उसे प्रोणा व्यवस्था बोला जाता है। तो इन्होंने बोला कि जो साहित्य है ना, जो भाषा है, वो कहीं ना कहीं टूट के मर चुका है, उसे मैं चाहता हूं जिंदा रखने का, ठीक है। ये बात बोल रहे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मनोविकार क्या था, यानी कि मन की भावना क्या थी। उन्होंने बताया कि निबंध जो है बौद्धिक और ना भावनात्मक है। बौद्धिक है लेकिन भावनात्मक नहीं है। बौद्धिक का मतलब होता है कि जो बुद्धि से संबंधित हो, और भावनात्मक यानी कि जो हमारी भावनाओं से संबंधित हो, ठीक है। अब इन्होंने बताया कि मनोविकार पर जो बात की जाए तो जहाँ पर विचार आता है, परिभाषा आता है, वर्गीकरण आता है, तुलना आता है, नैतिकता आता है, ये सारे हमारे मनोविकार है, ठीक है। जिसमें इन्होंने बताया कि अपने निबंध में कि जो संसार है वो अलग अलग विषय हमारे मन भाव से घिरा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी से बात करते हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल से बात करेंगे तो एक अलग तरीके का आपके माइंड में जो है एक विचार आएगा। आप किसी और से बात करोगे तो फिर वो अलग तरीके से आपके मन में विचार आएगा। तो मतलब क्या है, हम संसार में एक ऐसे प्राणी के रूप में जाने जाते हैं जिससे हम किसी भी व्यक्ति से अगर तर्क वितर्क करते हैं तो सभी का अपना अपना विकार, यानी कि जो विचार है वो हमारे अंदर घुसता चला जाता है। ये बोल रहे थे आचार्य हजारी प्रसाद लाइडेट की, जो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, ये बोल रहे थे, ठीक है। अब इसी चीज को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी बताया कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो बातें बोली जा रही हैं, यानी कि जो बातें कही जा रही हैं, वो क्रमानुसार हमारे समाज का एक दृष्टिकोण है। और इन्हीं कारणों से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने निबंध में प्रधान किस चीज को रखा, व्यक्ति प्रधान को रखा, यानी कि जो व्यक्ति है वही प्रधान है। व्यक्ति चाहे तो अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ सकता है, व्यक्ति चाहे तो अपने कर्मों के अनुसार नीचे भी गिर सकता है। और इसी कारण से इन्होंने दृष्टि के रूप में जो है यहाँ पे लोक मंगल, गंभीरता और बोल सकते हो कि सहृदयता के रूप में मनुष्य को बताया कि गंभीर होना चाहिए अपने किसी भी कार्य को लेके, यानी कि सेंसिटिव होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, ठीक है। इसी चीज को अपने निबंध के माध्यम से रामचंद्र शुक्ल ने बताया। क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनेन्द्र के उपन्यासों की प्रमुख विशेषता बताइए। देखिए, जैनेन्द्र का रचना जो है, यानी कि जैनेन्द्र जो थे उनकी रचना संसार के एक ऐसे लोकप्रिय लेखकों के रूप में जाने जाते हैं जो कि स्वतंत्रता के बाद जो है उन्होंने अपना विस्तार किया था। विस्तार का मतलब होता है कि कल्याण किया, यानी कि अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाई थी, ठीक है। उन्होंने एक ऐसा बहुत जीता जागता जो है, अगर मैं बात बोलूँ तो उनका एक आंदोलन के दौर में एक परख और सुनीता, त्यागपत्र और कल्याणकारी उपन्यासों की रचना के बाद जो है उनको समाज में एक क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में जाना जाने लगा। देखो, परख, सुनीता, त्यागपत्र और कल्याणी, ठीक है, ये उनके उपन्यास है। इन उपन्यासों के कारण ना जैनेन्द्र को एक आंदोलनकर्ता के रूप में जाना जाने लगा, क्योंकि जो सुनीता और त्यागपत्र जो है और परख है और आपका कल्याणी जो है, ये उपन्यास ऐसे उपन्यास थे जो समाज के दिल दहलाने वाले घटनाओं को प्रस्तुत कर रहा था। समाज के ऐसे तर्क संगत व्यवस्था का प्रस्तुतिकरण कर रहा था जिसमें समाज की एक नई सोच व्यवस्था का उजागर हो और समाज उस गलतियों को करने से चूके और उन गलतियों को ना करे। इसी कारण से जैनेन्द्र ने अपने उपन्यासों में गांधी जी के समर्थक के रूप में जाने गए और साथ में प्रेमचंद उस समय इनके उपन्यास के रूप में सम्राट के रूप में जाने गए, जो कि जैनेन्द्र प्रेमचंद से काफ़ी निकट और संबंधित से, यानी कि मित्र के रूप में थे। प्रेमचंद को जो है जैनेन्द्र जी है ना, प्रेमचंद को अपना एक आइडियल के रूप में जानते थे,
यानी कि जो जैनेंद्र थे वो प्रेमचंद को अपना भगवान मानते थे लेखन कला के क्षेत्र में, ठीक है, एक आइडियल मानते थे। लेकिन दोनों का एज आपस में ज़्यादा बराबर, मतलब ज़्यादा डिफरेंट नहीं था। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़े थे इसलिए भगवान मानते थे, नहीं, उनके कला के क्षेत्र में वो भगवान के रूप में माने जाते थे, ठीक है। जैनेंद्र ने अपनी रचना समय में ही प्रेमचंद के गबल और गोदाम उपन्यास में प्रेमचंद का दिल जीत लिया। यानी कि जो आपका गबन और आपका गोदान जो है, ये दो उपन्यास फिर से इन्होंने लिखे हैं, गबन और गोदान, ठीक है। इन उपन्यासों के कारण प्रेमचंद ने जो है जैनेंद्र जी के तरफ आकर्षित होने लगे, इनकी रचना से लोभावित होने लगे। कौन? प्रेमचंद जी, ठीक है। जैनेंद्र ने गांधी जी की प्रभावी व्यवस्था के रूप में अपनी रचनाओं के माध्यम से हमेशा से ही अपनी एक अलग छवि प्रस्तुतिकरण करने का प्रयास जैनेंद्र के द्वारा रहा है। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों को समाज में जिस तरीके से चित्रित किया, यानी कि प्रेमचंद का एक जो भी है रचना है, चाहे वो कहानी हो चाहे उपन्यास हो, उन्होंने समाज के हर एक, बोल सकते हो, सिचुएशन को प्रस्तुत किया है। भ्रष्टाचार, रेप, बोल सकते हो कि आपका कोई भी घटना हो, सब तरीके के रचनाओं में प्रेमचंद का महान योगदान रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं प्रेमचंद को आज ऐसा एक पर्टिकुलर, जैसे कि हीरा और मोती, ये दोनों आपने कहानी अपने स्कूल लाइफ में सीबीएसई के सेशन में पढ़ा होगा। हीरा और मोती इस नाम के दो बैल थे, ठीक है। तो इस स्थिति में प्रेमचंद की जो रचनाएं थी, उससे आपके जैनेंद्र जो है उनके उद्देश्यों के रूप में जो है अपने आप में प्रेमचंद जी के एक, बोल सकते हो, छात्र के रूप में या फिर शिष्य के रूप में जो है जैनेंद्र उनकी आज्ञा के अनुसार पालन किया करते थे तथा उनके दिखाए गए मार्गदर्शन पर अपने आप को लेके आगे बढ़ने लगे। अब जैनेंद्र जी ने भी अपने उपन्यासों में व्यक्ति के जीवन तथा समाज के उन सभी तमाम घटनाओं का जिक्र करने लगे जो पर्टिकुलर समाज में घटित होने के कारण समाज का एक आईना, समाज में भ्रष्टाचारी तथा समाज में एक, बोल सकते हो कि प्रताड़ना जो स्त्रियों पे हो रहा था, समाज में जो भेदभाव हो रहा था, जैनेंद्र ने भी अपने उपन्यासों के माध्यम से इन समाज के उन सभी क्रूर व्यवस्थाओं पर व्यंग कर दिया और समाज के इन सभी नियमों को तोड़ने का प्रयास उनके द्वारा किया गया। समाज की नैतिकता को भी दर्शाने का प्रयास इनके द्वारा किया गया तथा समाज में जो चल रहे बुराइयां थी, समाज में जो जाति पात था, जो धर्म अधर्म था, जो छुआछूत था, जो ऊंच नीच की जो भावना थी, जैनेंद्र ने अपने उपन्यास में इन्हीं सब का बात रखा तथा किस तरीके से एक परिवार जो है दूसरे के आने के कारण, दूसरे स्त्री के आ जाने के कारण किस तरीके से उस परिवार में बंटवारा हो जाता है, ये सारी बातें जैनेंद्र के उपन्यासों के द्वारा देखने को मिलता है। तथा इसी कारण से हम ये कह सकते हैं कि जैनेंद्र जो है उपन्यास के मामले में प्रेमचंद के एक, बोल सकते हैं कि सामान्य और तथा उनके अनुसार बनने की कोशिश उनके द्वारा की गई थी। हाँ, एक आइडियल के रूप में वो अपना माना करते थे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको बताया था कि नमक का दरोगा से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है और ये क्वेश्चन हमारा वही है। नमक का दरोगा का सारांश स्पष्ट कीजिए, यानी कि क्वेश्चन क्या है, नमक का दरोगा का सारांश स्पष्ट कीजिए। देखिए, नमक का दरोगा कहानी प्रेमचंद का लिखी गई, प्रेमचंद के द्वारा एक महत्वपूर्ण कहानी है जो कि एक आदर्शवादी और यथार्थवादी रचना के रूप में देखा जाता है। और ये रचना एक कहानी, एक भ्रष्टाचारी व्यवस्था, एक, बोल सकते हो कि चोरी छुपी तस्करी करने वाले व्यक्ति के ऊपर है, जो कि पंडित अलोपीदीन धन को एक ताकत के रूप में जानता था, यानी कि धन जिसे लक्ष्मी माँ के रूप में जाना जाता है। तो वो उसका मानना था, पंडित अलोपीदीन का मानना था कि जो धन संपत्ति है ना, सब वही चीज़ है, यानी कि धन ही सब चीज़ है, सर्वोपरि है, धन में ताकत अत्यधिक है, ठीक है। और ये कहानी था अंग्रेजी शासन व्यवस्था, जब अंग्रेजों के द्वारा हमारे नमक पर टैक्सेस लगाए गए थे, यानी कि टैक्स लगाया था, कर लगाया गया था। अब इसी कानून के रूप में जो है आम नागरिक जो थे, जो है गैर रूप से या फिर बोल सकते चोरी छुपे जो है नमक की तस्करी किया करते थे। जैसे
बंदूक हो गया, गन हो गया, तोप हो गया, चाहे बोल सकते हो कि अलग अलग हथियार होते हैं। फिल्मों में देखते हैं ना कैसे तस्करी की जाती है, तो भाई चंदन की लकड़ी की भी तस्करी की जाती है, अलग अलग पेड़ों की तस्करी की जाती है, हाथी के दांतों की तस्करी की जाती है, यानी कि गैर कानूनी तरीके से किया गया व्यापार। ठीक है, तो अब इसी चीज़ में चोरी छुपे जो है पंडित अलोपीदीन जो है ना, नमक की तस्करी किया जाता था। और ये घटना घटित हुआ, एक बोल सकते हो कि नए नए नौकरी पर एक दारोगा के रूप में जो है पंडित वंशीधर यहाँ पर आए, और उस स्थिति में यहाँ पर ये दारोगा के रूप में यहाँ के बोल सकते हो रखवाली नियुक्त हुए। और ये एक टाइम ऐसा आया कि एक बिल्कुल ही शांत रूप में जो है अपने जॉब पर ये अपना पहरा दे रहे थे। तो मतलब एक कुटिया में या फिर घर के रूप में जो है, एक छोटे से मकान के रूप में जो है वहाँ पे रुककर अपना पहरा दे रहे थे। ठंडी ठंडी शीतल हवाएं बह रही थी, और उन हवाओं के बीच कहीं ना कहीं किसी चीज़ वाहन या फिर किसी बैलगाड़ी के रूप में जो है किसी के खटखट की आवाज़ आई, और इतने में इनका ध्यान उधर गया, और वहाँ पे जाकर देखा तो इन्हें नोटिस किया कि बैलगाड़ियों पे तस्करी की जा रही है। पहले वहाँ पे भाई गाड़ी नहीं होता था, अंग्रेज शासन काल में कहाँ गाड़ी होता था, बैलगाड़ी होती थी। तो नमक को चोरी छुपे जो है चुराने का प्रयास किया जा रहा था। तो जो व्यक्ति लाद रहे थे, लादने का मतलब होता है जो नमक को बैलगाड़ियों पर रखने वाले बोल सकते हो कर्मचारी थे, या फिर बोल सकते हो जो श्रमिक थे, उनसे इन्होंने पूछा कि रुको, ये तुमने किसने बोल दिया, तुम्हें किसे आज़ादी दी है? तो उन्होंने बोला, उन कर्मचारियों ने बोला बाकायदा कि तुम्हें नहीं पता ये क्षेत्र किसके निगरानी में आता है, और यहाँ के बोल सकते हो कि वो भगवान माने जाते हैं। और इसी तरीके से उनके कर्मचारियों ने बोला, तो वो पंडित वंशीधर जो है पूर्ण रूप से गुस्से में आ गए कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी वाली बात हो गई। तो इसी रूप में जो है यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारियों ने उनके रूप में जो है यहाँ पर पर्टिकुलर उनके बातों को बताया। तो ये बताया कि कौन है ये, तुम्हारा मालिक कौन है, वंशीधर ने पूछा। तो बाकायदा उनके कर्मचारियों ने, अब पंडित अलोपीदीन के इसी सोच व्यवस्था के कारण जो है पंडित अलोपीदीन जो है उन्होंने धन संपत्ति को जैसे कि सर्वश्रेष्ठ माना था कि हाँ जो भी है धन की लक्ष्मी जो है वो पूर्ण रूप से उसके आगे सभी घुटने टेक देते हैं, सभी वो कर देते हैं। तो उन्होंने बोला कि धन संपत्ति देकर मनाया जाए कर्मचारियों को। पंडित अलोपीदीन ने बोला, लेकिन दरोगा था ईमानदार, यानी कि वंशीधर थे ईमानदार, उन्होंने बात नहीं मानी, उनकी ये राय को ठुकरा दिया। तो फिर अब पंडित अलोपीदीन तुरंत तैयार हुए, अपने घोड़े के सवार हुए और नदी के किनारे निकल गए। गाड़ियों की लंबी कतार लगी, देखकर पंडित अलोपीदीन हैरान हुए। ठीक है, पंडित अलोपीदीन दारोगा से मिलते ही उन्होंने खबर लिया, और क्या हाल चाल है सरकार, भला कानून हमारा क्या, हम कानून के लिए क्या सेवा कर सकते हैं, इस तरीके की बातों को स्पष्ट रखा। तो वंशीधर ने बोला कि कानून के रखवाले हैं आप, कानून के अनुसार चलेंगे। तो पंडित अलोपीदीन ने बोला कि हम तो कानून के अनुसार चल ही रहे हैं महाराज, आप बताइए आपकी क्या सेवा पानी की जाए। तो ये अब कहीं ना कहीं बातों को घुमा के उन्हें खरीदने की बात हो रही थी, यानी कि वंशीधर को खरीदने की बात हो रही थी। तो अब ये न्याय की तो पुतली थे भाई, न्याय के बोल सकते पक्ष में थे। अब इस चीज को वंशीधर जो है ये जो इस तरीके की बातें घुमा के समझ में आ रहा था। अब पंडित अलोपीदीन ने बोला कि 25,000 तक रिश्वत लेकर लालच में देने को प्रयास किया। ठीक है, तो ये भी नहीं माने। फिर उसके बाद 40,000 तक रिश्वत देने का प्रयास किया, तो भी नहीं माने। तब धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला, ये पंडित अलोपीदीन को लग गया। यानी कि शुरुआत 6,000 से हुआ, 6,000 से करते करते 25,000 तक चला गया, 25,000 भी नहीं माने तो 40,000 तक चला गया। अब 40,000 भी नहीं माने तो पंडित अलोपीदीन को पता चल गया कि जो ईमानदारी का धर्म इस व्यक्ति में है, उस धर्म के आगे धन जो है कुचल दिया गया आज। तो अब रातों रात उसे गिरफ्तार कर लिया गया, यानी कि पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया, और उसके बाद उसे पूर्ण रूप से कहाँ ले गया, हथकड़ी पहना के बोल सकते हो कटघरे में, या फिर बोल सकते हो कानून के द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने का जो है अगला सेशन था।
अब मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने का सेशन था, तो पंडित अलोपीदीन थे, वो भाई किस चीज़ के, धन संपत्ति के बोल सकते हो रखवाले थे। उनके पास पैसा इतना था कि उन्होंने वकील को खरीद डाला। अब वकील को खरीद डाला तो सारे पक्ष जो है इनके फेवर में हो गया, सारा जो है रिपोर्ट इनके फेवर में हो गया, और वकील ने यह साबित कर दिया कि मजिस्ट्रेट के सामने कि जो आपके वंशीधर जो हैं वो पर्टिकुलर ईमानदार नहीं होके एक बोल सकते हो कि गलत व्यक्ति पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनको मतलब इस तरीके से बोल सकते हो लज्जित किया कि कोर्ट में एक ईमानदार व्यक्ति, एक बोल सकते हो कि समाज में जिसका कुछ इज्जत है, उस इज्जतदार व्यक्ति को कोर्ट में लाने का प्रस्तुतिकरण किया है। इस तरीके की जो ठोस व्यवस्था है इसके लिए कार्यवाही की जाएगी। तो अब इस चक्कर में पंडित अलोपीदीन थे भाई, उनके पास पैसे थे, तो उन्होंने ये चाल चल के अपना जो है संपूर्ण रूप से ख़त्म कर डाला। अब उसके बाद वकील और मजिस्ट्रेट ने वकील की बात सुन के पूर्ण रूप से फैसला जो है वंशीधर के खिलाफ कर दिया, और वंशीधर को मतलब बोल सकते हैं कि उनके इस हरकत के कारण जो है पूर्ण रूप से उन्हें सज़ा सुनाया गया और उन्हें दरोगा के पद से निष्कासित कर दिया गया, उनके दरोगा के पद को छीन लिया गया। तो ये अब देखने को मिला। तो अब वंशीधर को पंडित अलोपीदीन को ये फील हुआ कि इतना ईमानदार व्यक्ति अगर मेरे कारोबार में रहेगा एक मैनेजर के रूप में तो वो कितना अच्छा होगा। तो वंशीधर के घर अगले दिन पंडित अलोपीदीन चला गया और एक प्रस्ताव रखा कि आप मेरे सारे कारोबार को संभालने का मैनेजर, सारे रिकॉर्ड रखने का मैनेजर बन जाइए, मैं ये सारे गलत काम छोड़ दूंगा, आप ही अब मुझे आपके ईमानदारी के रूप में मैंने सीख लिया। इस तरीके की बातें चुपली चुपली करके उसे मैनेजर रूप में रखने का प्रयास कर रहा था। अब प्रस्ताव इन्होंने क्या रखा कि रहने के लिए घर, नौकर चाकर, आने जाने के लिए गाड़ी, बैलगाड़ियों की सुविधा, इस तरह इत्यादि क्या, और महीने में 6,000 रुपये देने का जो है बोल सकते हो कि प्रति माह जो एक नौकरी के रूप में देने का प्रयास किया। और इसी सोच व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अब वंशीधर को लगा कि सच में पंडित अलोपीदीन ईमानदार हो चुके हैं, तो उन्होंने इस बात को, प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तो ये था आपका पूरा का पूरा सार स्टूडेंट्स, जो पर्टिकुलर नमक का दरोगा जो ये चैप्टर है, प्रेमचंद के द्वारा जो लिखा गया ये चैप्टर है, पूर्ण रूप से इसका पूरा चैप्टर का पूरा निचोड़ समझ में आ जाता है। अब एक बात और आ जाता है कि जो मासिक आय पूर्ण मासिक चांद की तरह होता है, जो एक दिन दिखाई देता है और बाद में समाप्त हो जाता है। ये लाइन किसने कहा था? तो ये लाइन वंशीधर के पिताजी ने कहा था। जब पहली बार नौकरी पे पहली उनकी ड्यूटी थी, पहला दिन था, उस ड्यूटी को पूर्ण जाने के लिए जब जा रहे थे तो उस स्थिति में इनके पिताजी ने ये बात बोला था कि जो मासिक आय होता है ना, यानी कि मासिक जो इनकम, यानी कि महीने का जो इनकम होता है, पूर्ण मासिक चांद की तरह होता है, जो पूर्णिमा के दिन पूरा दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे वो ढलता हुआ जाता है और एक दिन समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए जीवन जीने के लिए ऊपरी आय, यानी कि बोल सकते हो कि रिश्वत लेना भी ध्यान रखना, तब जाके घर परिवार चलेगा। ये बात पंडित वंशीधर के पिताश्री उनको जाते समय सिखाते हैं। अब वंशीधर जो थे ईमानदार थे, अब उस चक्कर में अपने पिता की बात को बस सुना और हाँ हाँ बोल करके निकल गए। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्लियर होता है।